डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है। आज हम इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को, सपोज जेड एक्स प्लस आइटा वाई, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई बन जाएगा। ठीक है, जब इसका हम रीजन से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट का रीजन से जो डिस्टेंस है उसको हमने मॉडुलस का नाम दिया था। ठीक है, अब हम मॉडुलस ऑफ जेड को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर और मॉडुलस जेड की वैल्यू सेम है। ठीक है, मतलब हमारे पास आर क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखो कि इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर की। ओपी क्यू हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है। ठीक है, बेस यहाँ हमारे पास एक्स है और एच की वैल्यू हमारे पास आर है। ठीक है, एक्स अपॉन आर, यहाँ से हम एक्स को फाइंड आउट करेंगे, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा। सिमिलर हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे, ये पी अपॉन एच। ठीक है, इसकी वैल्यू आर है। वाई अपॉन आर, यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। और जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स की वैल्यू हम फिल कर देंगे आर कॉस थीटा और वाई की वैल्यू फिल कर देंगे आर साइन थीटा। और इन दोनों में से आर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस पोलर फॉर्म को हम मॉडुलो एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोल सकते हैं और इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर और थीटा को किस तरह फाइंड आउट करना है। हमें देखना है कि जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें आर और थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी वाई की वैल्यू है और ये हमारी आर की वैल्यू है। यहाँ हमारा पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और मतलब हमारा यहाँ एक कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है, हमने उसको रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा थीटा एंगल बन रहा है। अब हमें पता है कि जो हमारी पोलर फॉर्म होती है एक्स प्लस आइटा वाई, उसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक आर की वैल्यू चाहिए और एक थीटा फाइंड आउट करना है हमने। ठीक है, तो जब हमें आर फाइंड आउट करना है तो आर हमें पता है कि ये मॉडुलस जेड के इक्वल होता है, मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारा थीटा है हमने ये कंपेयरिंग करेंगे जब इसके रियल पार्ट और रियल इमेजिनरी पार्ट को, तो हमें पता है कि आर कॉस थीटा एक्स के इक्वल था और जो आर साइन थीटा है वो हमारा वाई के इक्वल है। ठीक है, जब हमने फर्स्ट स्टेप है, अगर हम इसकी स्केयरिंग और एडिंग कर देंगे बोथ साइड दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 होती है। यहाँ से आर स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आर साइन थीटा की वैल्यू y है और आर कॉस थीटा की वैल्यू x है। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस आ गया टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स और थीटा हमारे पास आ गया टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये बात याद रखना, जो आर है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है जेड का, वो हमारी आर की वैल्यू है। और जो हमारा थीटा है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, और इसको आर्गुमेंट भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, जब हमने उसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट फाइंड आउट कर लेना है और जब हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो हमने टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स की
फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि जो हमारा जीरो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म, ठीक है। और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है एक्सेप्ट जीरो, जीरो कम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है, एक्सेप्ट जीरो एवरी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन पोलर फॉर्म, ठीक है। देखो जीरो को क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हमें पता है जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 + 0 एटा हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो r z मॉडुलस के इक्वल होती है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। अब जब हमने थीटा फाइंड आउट करना है, जब r 0 आ गया, अब थीटा फाइंड आउट करना है, वो हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y भी 0 है और x भी 0 है, तो 0/0 बन गया, तो थीटा की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, मतलब tan थीटा बिकम्स इनडिटर्मिनेट। और जब भी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो जो हमारी r की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आता और ये 0 के इक्वल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब भी हमने पोलर रिप्रेजेंट, हमें पता है कि जो जीरो कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस ही 0 आता है, अदरवाइज किसी भी और कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 नहीं आता, इसीलिए ओनली जीरो कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वहां थीटा हमारा लाई करता है 0 से लेके 2π तक, और जो r है वो इक्वल टू है मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। ये सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करने को कहा जाता है, ठीक है। अगर वहां मेंशन नहीं भी है भी प्रिंसिपल आर्गूमेंट है तो हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें जनरल आर्गूमेंट फाइंड आउट करने को कहा है तो वहां मेंशन होगा कि इसका हमने जनरल आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अदरवाइज अकेला आर्गूमेंट लिखा है तो भी हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही फाइंड करना है। तो एक बात याद रखनी है, जब हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है तो हमारा थीटा है वो -π और यहाँ लेस देन का साइन आएगा, -π और π के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब देखो प्रोसीजर क्या है हमें प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करने का। हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है x + η/y, ठीक है। फर्स्ट हमने अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा हमारे पास होगा tan इनवर्स y/x का मॉड, ठीक है। ऑलवेज जहाँ माइनस हो तो भी हमने क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है, मतलब इसका मॉडुलस लेना है, हमने ओनली y और x की वैल्यू को देखना है, ठीक है। अब हमारे पास जब हमने tan इनवर्स y/x फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने देखना है कि हमारा थीटा क्या आएगा, ठीक है। जो थीटा होगा वो हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। लेट थीटा इज प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। देन देखो हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर तो हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। कोई भी जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है इसमें x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर x और y बोथ पॉजिटिव है, मतलब जो हमारा एंगल है मतलब जो हमारा एंगल अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो थीटा है हमारा वो अल्फा के इक्वल आएगा, मतलब जो वैल्यू अल्फा की आएगी एज इट इज वैल्यू हमारी थीटा की आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारा जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब क्या है कि अगर x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो तब थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी π - अल्फा, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है
इसमें क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। जब एक्स और वाई बोथ नेगेटिव होंगे तब हमारा जो थीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम इसके आगे माइनस लगा देंगे, तब हमारे जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगी। ठीक है, और सिमिलर अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब जो एक्स है वो तो हमारा पॉजिटिव है लेकिन जो वाई है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये है तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो इक्वल टू होगा माइनस ऑफ अल्फा के। ठीक है, इस टेबल को माइंड में रखना है। जब भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर हमने फाइंड आउट ओनली, हमने tan इनवर्स y अपॉन x पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है और देखना हमें x और y को है। ठीक है, अगर x प्लस आइटा y हमारा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, थीटा और अल्फा की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हम थीटा जब फाइंड आउट करेंगे तो पाई माइनस अल्फा कर देंगे, जितनी अल्फा की वैल्यू है उसको 180 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तब हम थीटा की वैल्यू माइनस पाई माइनस अल्फा करेंगे। ठीक है, और जब हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तब हम थीटा की वैल्यू माइनस अल्फा लिखेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको करवाती हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस √3 आइटा। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा है कि हमने इसका आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी आर्गूमेंट का है तो हमने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे tan इनवर्स y अपॉन x का मॉड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू है √3 और x की वैल्यू है -1, पर हमने इसका मॉड ले लेना है तो ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स √3। ठीक है, नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमें पता है tan इनवर्स √3 जो है हमारा, अगर tan इनवर्स √3 हमने कहा था कि अल्फा हमारे पास आ गया tan इनवर्स √3। ठीक है, ये हमारी अल्फा की वैल्यू है। अब हमें पता है कि जो हमारा √3 है तो इधर tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा √3। ठीक है, tan अल्फा आ जाएगा, √3 होता है π/3, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी tan π/3। ठीक है, tan और tan कैंसिल हो गए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/3। ठीक है, अब अल्फा हमारे पास π/3 आ गया, तो अब हमने देखना है कि जो हमारा टेबल है उसमें हमने देखा था कि अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और थीटा और अल्फा आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारा जो अल्फा है वो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल आ जाएगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा के इक्वल आ जाएगा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, अब हमने इसको देखना है। यहाँ x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है √3, मतलब x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो हमें पता है x नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में आता है और y पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो हमारा हमें पता है x नेगेटिव और y पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है हमारा जो थीटा है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पाई माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास आया है π/3। ठीक है, तो ये आ गया 2π/3, तो ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। ये हमारा है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू -4 + 4√3 आइटा। ठीक है, हमें पता है कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो हमारे पास होता है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, अब हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और थीटा फाइंड आउट करना है। तो अब r हमें पता है, r की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ z के इक्वल, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। r की वैल्यू आ जाएगी √64, हमारे पास आ जाएगा 8।
ठीक है, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, आर हमारे पास 8 आ गया। अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि जो हमारा एक्स होता है वो आर कॉस थीटा के इक्वल होता है, और जो वाई है वो हमारा आर साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, जहां से एक्स की वैल्यू है माइनस के 4 इज इक्वल टू आर, हमारे पास 8 आ गया कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू है हमारे पास 4√3 और आर की वैल्यू है 8 साइन थीटा। ठीक है, जहां से कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे -4/8, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 कॉस थीटा माइनस के 1/2। अब साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा आ जाएगा 4√3/8, 4 2 जा 8 √3/2। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है अब टैन थीटा, क्योंकि हमने टैन थीटा फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा √3/2 अपॉन माइनस के 1/2। ठीक है, ये आ गया √3/2, 2 अपॉन -1, तो यानी कि माइनस के √3। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि -√3 हमारे पास होता है 2π/3 पे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू इसमें फिल कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आर की जगह पे आ जाएगा 8 कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी सम का हमने आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अब हम आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसी सम का हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर हमें ये नहीं है कि हम पहले पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, हम एज इट इज हमें पता है कि जो आर्गुमेंट है अल्फा, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है tan इनवर्स y/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू है 4√3 अपॉन x की वैल्यू है 4। ठीक है, मॉडुलस लिया है हमने, ये नेगेटिव साइन नहीं लेना, हमने ओनली x और y की वैल्यू देखनी है। ठीक है, 4 और 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स √3। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू √3। हमें पता है कि जो हमारा √3 है वहां tan की वैल्यू आती है π/3 पे। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई π/3। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, हमें पता है कि tan जो है tan की वैल्यू √3 कब होती है π/3 पे। ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहाँ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ अल्फा हमारे पास π/3 आ गया। अब हमने ये देखना है कि जो हमारा ये कम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो हमारा होता है पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो हमने यही फाइंड आउट करना है, इसको हम आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो आई है उसको पाई में से माइनस कर देंगे, वो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी 2π/3। हम एक एग्जांपल और करते हैं, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आइटा। ठीक है, हमने इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली करेंगे, हमें पता है हमारे पास पोलर फॉर्म में जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरह की फॉर्म है, मतलब थीटा और आर फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट लाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 √2। ठीक है, अब हम थीटा फाइंड आउट करना है, हमें पता है कि फर्स्ट हम अल्फा फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y/x। ठीक है, ये आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 1 π/4 पे होता है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। ठीक है, अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है। अब हमने ये देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो यहाँ x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा और अल्फा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो थीटा है वो भी हमारा π/4 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू फिल कर देंगे,
आर की वैल्यू है √2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू π/4 प्लस आइटा साइन π/4। ठीक है, इस तरह हम कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमने आर और एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जब भी फाइंड आउट करना है तो हमने ऑलवेज प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ही फाइंड आउट करना है। अगर हमें कहा जाता है कि हमें जनरल एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आई है, मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट आया है, उसमें हमने ±2n पाई ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्गूमेंट है तो हम एज इट इज ये टिक कर देंगे आंसर, लेकिन अगर ऑप्शन में हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं दिया तो हमने 2n पाई ऐड करना है। 2n पाई मतलब n की वैल्यू 1 2 3 फिल करी जानी है, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा प्लस 6 पाई। ठीक है, मतलब n की जगह पे 1 2 3 कोई भी वैल्यू फिल करनी है। एक बार ऐड करके देखना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखना है, तो वो हमारा प्रिंसिपल वो हमारा जनरल आर्गूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोट याद रखना है, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट इक्वल टू थीटा प्लस माइनस 2n पाई। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, जो उसका आंसर आएगा उसमें हमने +-2n पाई। ठीक है, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट इसी तरह करते रहना है, तो हमारे पास जनरल वैल्यू आ जाएगी आर्गूमेंट फाइंड आउट करने की। कुछ पर्टिकुलर केस भी है आर्गूमेंट फाइंड आउट करने के। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ हमारे पास 0 डिग्री एंगल होता है, यहाँ पाई है, यहाँ π/2 है और यहाँ माइनस के π/2 है। ठीक है, अब देखो, अगर तो हमारे पास हमने ये पढ़ा है कि अगर हमने आर्गूमेंट 0 कम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करना है तो वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये पर्टिकुलर केस है, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड। ये हमने बताया ही है कि क्योंकि इसमें जो हमारा थीटा है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो r है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है, अगर हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z कोई भी इस तरह नंबर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, सपोज हमने a डिनोट कर लिया, मतलब हमने 3 का 4 का कोई भी रियल नंबर दिया है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, उसका हमने आर्गूमेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑलवेज हमें पता है कि वो नंबर, जैसे हमने 2 का फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ लाई करेगा इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ जो हमारा आर्गूमेंट है वो 0 आएगा। ठीक है, देन आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू a इज 0, ये बात याद रखनी है। और थर्ड पॉइंट है, अगर हमारे पास आ जाता है आर्गूमेंट ऑफ z नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि -a। ठीक है, इधर लाई करता है, तो इस लाइन या जब हमारा आर्गूमेंट यहाँ लाई करेगा तो तब उस आर्गूमेंट की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पाई के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। फोर्थ है हमारे पास, अगर हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ z इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, हमें पता है कि जब भी हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक्स एक्सिस में हम उसका रियल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, उसमें मतलब वाई एक्सिस को हम वाई एक्सिस पे हम उसका इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू दी है जैसे कि आइटा बी, मतलब इस तरह की फॉर्म है जैसे कि हमने 3 आइटा को रिप्रेजेंट करना है ओनली जिसका रियल पार्ट 0 है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह के नंबर का जब भी हमने आर्गूमेंट फाइंड आउट करना होगा तो वो ऑलवेज π/2 आएगा। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z, जब z इस टाइप का नंबर है वो उसका आर्गूमेंट आएगा π/2। ठीक है, और अब यहाँ देखें तो इसमें नेगेटिव नंबर्स आएंगे, y की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, तो ये बात भी याद रखनी है। आर्गूमेंट ऑफ z जब हमारे पास -आइटा b के इक्वल है, ठीक है, इस तरह का नंबर है तो इसका जो आर्गूमेंट आएगा वो -π/2 आएगा। ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर केस है। अगर तो हमारे पास नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर आता है, मतलब इस टाइप का x प्लस आइटा y का,
तो उसका आर्गुमेंट जब भी हमने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमने अल्फा फाइंड आउट कर लेना है tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा थीटा मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अगर हमारे पास ओनली रियल वैल्यूज है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका आर्गुमेंट ऑलवेज 0 आएगा। अगर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो उसका आर्गुमेंट ऑलवेज पाई आएगा, ठीक है। सिमिलर अगर इमेजिनरी एक्सिस में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आर्गुमेंट पाई बाय 2 आएगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है तो उसका आर्गुमेंट माइनस के पाई बाय 2 आएगा, ठीक है। इसको एज इट इज आपने याद रखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। ये रिजल्ट है एज इट इज याद रखने हैं। अगर हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है, 2 कम्प्लेक्स नंबर है, उनकी प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम ऑलवेज फाइंड आउट करेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का हम अलग अलग से आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास आता है हमने फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ठीक है। इस तरह के सम आते हैं कि हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और हमने उसका आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, ठीक है। आपको लॉग वाली प्रॉपर्टीज याद होगी, लॉग A इंटू बी होता है लॉग A प्लस लॉग बी, और लॉग A अपॉन बी होता है लॉग A माइनस लॉग बी, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ Z रेज टू पावर n, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर कोई नंबर है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे लॉग का होता है लॉग A रेज टू पावर b लॉग A हो जाता है, सेम हमारे पास आर्गुमेंट में है n लॉग Z हो जाएगा, ठीक है। अब एक वो रिजल्ट याद रखने हैं, हमने कल किया था जब हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज की थी, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा y, ठीक है, z को हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर से, और जो यहाँ आता है, यहाँ x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x पॉजिटिव है सॉरी और y नेगेटिव है, इस तरह का कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये वैल्यू होती है हमारे z के बार की, ठीक है, मतलब z कंजुगेट की। और यहाँ हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ x पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव और y नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ x और y बोथ नेगेटिव हैं, तो हम इसको माइनस का z लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिखा था ना इसको इस तरह। और जो हमारी ये वाली वैल्यू है, यहाँ हमारे पास x नेगेटिव है और हमारा जो y है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब माइनस ऑफ z का यहाँ हमने कंजुगेट किया है, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है, जब भी हमें पूछा जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ z, तो हमें पता है z का आर्गुमेंट हमने क्या प्रूव किया था, यहाँ वो अल्फा और थीटा आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है, अगर हमें पूछा जाता है कि आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट, तो वो होता है यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस के थीटा, ठीक है। और अगर हमारे पास हमें पूछा जाता है कि आर्गुमेंट ऑफ माइनस z, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ हमारे पास क्या आता है पाई माइनस थीटा, और यहाँ माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई प्लस थीटा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और आर्गुमेंट ऑफ माइनस z हमारे पास आ जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। और सेवंथ है हमारे पास प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ माइनस z1, तो हमें पता है कि जो माइनस z1 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका आर्गुमेंट बनेगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये रिजल्ट आपने एज इट इज याद रखनी है। एट्थ प्रॉपर्टी है हमारी आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा है कि जो आर्गुमेंट ऑफ z है, ठीक है, टेबल में हमने पढ़ा था कि जो यहाँ z है, यहाँ z कंजुगेट है, याद रखना, यहाँ माइनस z है, यहाँ माइनस z का कंजुगेट है, ठीक है। जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ थीटा आता है, यहाँ पाई माइनस थीटा आता है, यहाँ माइनस पाई प्लस थीटा आता है, और यहाँ माइनस के थीटा आता है, ठीक है। अब हमें पता है कि आर्गुमेंट ऑफ z ऑलवेज थीटा के इक्वल है, प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट करते हैं तो वो माइनस थीटा होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एज इट इज रिजल्ट याद रखना है, आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है हमारा 9th रिजल्ट,
आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड, ठीक है, ये ऑलवेज इक्वल टू आएगा पाई। देखो आर्गूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू है थीटा माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड हमारे पास होता है माइनस पाई प्लस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, थीटा माइनस माइनस प्लस के पाई माइनस के थीटा, ये कट गया और हमारे पास इसका आंसर आ गया पाई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी 10th प्रॉपर्टी है आर्गूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। अगर हमें ये कंसेप्ट पता है कि यहाँ हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इस तरह रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, तो हमें इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, इन फार्मूलों को हम एज इट इज वैल्यू फिल करेंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है, हमें पता है इसका आर्गूमेंट माइनस थीटा के इक्वल होता है और यहाँ माइनस है और आर्गूमेंट ऑफ जेड थीटा होता है, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एज इट इज यूज होती है सम में। हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।